नमस्कार। आज हम सरकारी भर्तियों से जुड़े एक खास पहलू पर बात कर रहे हैं। ये हमें मिले कुछ दस्तावेजों में सामने आया है। डी रिजर्वेशन। ये शब्द सुनने में शायद थोड़ा सरकारी या कह सकते हैं तकनीकी लगे, है ना? हाँ, थोड़ा तो है। तो चलिए आज इसे थोड़ा खोलकर समझते हैं कि आखिर ये व्यवस्था है क्या और ये क्यों मायने रखती है। बिल्कुल। देखिए, सरल शब्दों में अगर कहें तो डी रिजर्वेशन का मतलब है किसी खास मतलब असाधारण परिस्थिति में अनुसूचित जाति यानी एससी, अनुसूचित जनजाति एसटी या अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी, इनके लिए जो आरक्षित सरकारी पद हैं उन्हें अनारक्षित घोषित करना। अच्छा। यानी उस पद को फिर सामान्य श्रेणी के उम्मीदवार से भरा जा सकता है। पर हाँ, ये जानना बहुत जरूरी है कि ये कोई आप समझे आम प्रक्रिया नहीं है। अच्छा। बल्कि बहुत ही सीमित और कड़े नियमों के तहत ही ऐसा हो सकता है। ओके, तो मतलब ये रोजमर्रा की बात तो बिल्कुल नहीं है। और जैसा कि ये दस्तावेज इशारा कर रहे हैं, लगता है कि ये सीधी भर्ती मतलब डायरेक्ट रिक्रूटमेंट और पदोन्नति प्रमोशन, इन दोनों मामलों में ये शायद अलग-अलग तरीके से काम करता है। हाँ हाँ, बिल्कुल। सीधी भर्ती के मामले में तो ऐसा लगता है कि इस पर लगभग रोक ही है, एक तरह से नामुमकिन सा। हाँ हाँ, सही कह रहे हैं। सीधी भर्ती के जरिए जो पद भरे जाते हैं उनके लिए डी रिजर्वेशन पर लगभग पूरी तरह से पाबंदी है। पूरी तरह से? जी, अपवाद हैं, लेकिन सिर्फ बेहद दुर्लभ और असाधारण मामलों में, और वो भी केवल समूह ए सेवाओं के लिए। समूह ए मतलब वरिष्ठ पद? हाँ, सरकार की जो वरिष्ठ प्रशासनिक और कार्यकारी भूमिकाएं होती हैं। और ऐसा भी तभी किया जा सकता है जब कोई बहुत ही महत्वपूर्ण पद हो जिसे जनहित में खाली नहीं छोड़ा जा सकता। समझ गया। और ऐसे दुर्लभ मामले में भी प्रक्रिया तो यकीनन काफी पेचीदा होगी। हाँ, बहुत ज्यादा। देखिए, पहले तो संबंधित मंत्रालय या विभाग को एक पूरा विस्तृत प्रस्ताव बनाना पड़ता है जिसमें डी रिजर्वेशन की जरूरत क्यों है ये पूरी तरह से जस्टिफाई किया गया हो। ठीक है। इसके बाद उन्हें अनिवार्य रूप से राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग या जनजाति आयोग या पिछड़ा वर्ग आयोग, मतलब जिस भी वर्ग का पद है उसके हिसाब से। संबंधित आयोग? जी हाँ, उनसे सलाह लेनी ही होती है। उनकी टिप्पणियां जब मिल जाती हैं उसके बाद ही प्रस्ताव एक हाई लेवल कमेटी के पास जाता है। उच्च स्तरीय समिति, इसमें कौन कौन होते हैं? इस समिति में कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, जिसे हम आमतौर पर डोपीटी कहते हैं, हाँ, डोपीटी, जो केंद्र सरकार की कार्मिक नीतियों के लिए मुख्य विभाग है, उसके सचिव होते हैं। साथ में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के सचिव और जिस मंत्रालय का वो पद है उसके सचिव भी शामिल होते हैं। यानी कई मंत्रालयों के सचिव मिलकर देखते हैं इसे। जी। और इस समिति की सिफारिशों के बाद भी अंतिम फैसला जो है वो डीओपीटी के प्रभारी मंत्री ही लेते हैं। अच्छा, मंत्री स्तर पर? हाँ, तो ये पूरी प्रक्रिया ही दिखाती है कि इसे कितनी गंभीरता से लिया जाता है। कोशिश यही है कि डी रिजर्वेशन का निर्णय सिर्फ उच्चतम स्तर पर हो और वो भी ठोस सार्वजनिक हित के आधार पर, ताकि जो आरक्षण का मूल उद्देश्य है, बिल्कुल, उस पे कोई आंच ना आए। ठीक है। तो सीधी भर्ती में तो ये लगभग एक अपवाद है और प्रक्रिया बहुत सख्त है, लेकिन दस्तावेज पदोन्नति के लिए थोड़ी अलग तस्वीर दिखाते हैं। वहाँ क्या व्यवस्था है? हाँ, पदोन्नति यानी प्रमोशन के मामलों में अगर आरक्षित पदों को भरने के लिए पर्याप्त संख्या में योग्य एससी या एसटी उम्मीदवार उपलब्ध नहीं है, अगर योग्य उम्मीदवार ही न मिले, हाँ, तब डी रिजर्वेशन संभव है। यहाँ प्रक्रिया थोड़ी सी अलग है और इसकी शक्ति मतलब निर्णय लेने की शक्ति प्रशासनिक मंत्रालयों और विभागों को दी गई है। लेकिन यहाँ भी कई शर्तें हैं, कई सुरक्षा उपाय लागू होते हैं। अच्छा, क्या शर्तें हैं ये? मतलब इसमें किस तरह की जांच पड़ताल शामिल है? देखिए, कुछ मुख्य शर्तें हैं। पहली तो ये कि जो विचार क्षेत्र है, जोन ऑफ कंसिडरेशन। हाँ, जोन ऑफ कंसिडरेशन। मतलब वो अधिकारियों का समूह जिन पर प्रमोशन के लिए विचार हो रहा है उसमें कोई भी पात्र आरक्षित उम्मीदवार हो ही ना। ओके, पहला ये। दूसरी शर्त, मंत्रालय का जो संपर्क अधिकारी होता है, लिएजन ऑफिसर, लाइजन ऑफिसर, हाँ, जिनका काम ही ये देखना है कि आरक्षण नियमों का पालन सही से हो रहा है या नहीं, उन्होंने प्रस्ताव की जांच की हो और अपनी सहमति दी हो। ठीक है। और तीसरी अहम बात कि इस डी रिजर्वेशन का जो अनुमोदन है वो संयुक्त सचिव मतलब जॉइंट सेक्रेटरी स्तर या उससे ऊपर के अधिकारी द्वारा ही किया जाना चाहिए, उससे नीचे नहीं। और मान लीजिए अगर नियुक्ति करने वाले अधिकारी और लाइजन ऑफिसर के बीच असहमति हो जाए, तब क्या होता है? ऐसी स्थिति में मामले को सलाह के लिए टीओपीटी को भेजा जाता है। अच्छा, फिर डीओपीटी पिक्चर में आता है। जी, तो आप देख सकते हैं यहाँ भी एक प्रक्रिया तो है ही, भले वो सीधी भर्ती जितनी जटिल न लगे। मंत्रालय को एक तय फॉर्मेट में प्रस्ताव तैयार करना होता है और इससे डीओपीटी और संबंधित आयोग मतलब एससी एसटी आयोग को उनकी टिप्पणी के लिए भेजना होता है। और उनकी टिप्पणी का इंतजार करना पड़ता होगा। हाँ,
कम से कम 2 सप्ताह इंतजार करना होता है और अगर उनकी तरफ से कोई टिप्पणी आती है तो अंतिम निर्णय लेते समय उन पर विचार करना अनिवार्य है। ये दिलचस्प है कि पदोन्नति में प्रक्रिया थोड़ी कह सकते हैं सुव्यवस्थित सी लगती है। शायद इसका कारण ये है कि यहाँ मौजूदा कर्मचारियों के बीच से ही पद भरना होते हैं और शायद परिचालन संबंधी जरूरतें भी देखनी होती हैं। हाँ, संभवतः यहाँ शायद उद्देश्य यह है कि विभाग का कामकाज भी सुचारू रूप से चले और साथ ही आरक्षण के जो सिद्धांत हैं उनका भी पालन हो। तो एक तरह का संतुलन बनाने की कोशिश है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यही है कि नियमों का पालन यहाँ भी अनिवार्य है। बिना उचित प्रक्रिया और अनुमोदन के डी रिजर्वेशन नहीं किया जा सकता। तो कुल मिलाकर इन दस्तावेजों से जो एक तस्वीर उभर रही है वो ये है कि डी रिजर्वेशन सरकारी भर्तियों में कोई आसान या बहुत सामान्य रास्ता तो बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये एक सख्ती से नियंत्रित व्यवस्था है, खासकर सीधी भर्ती के लिए तो बहुत ही ज्यादा सख्त है और ये इस पूरे मुद्दे की संवेदनशीलता को भी दिखाता है। बिल्कुल सही कहा आपने। ये व्यवस्था इस मूल सिद्धांत को ही रेखांकित करती है कि आरक्षण जो है वो नियम है और डी रिजर्वेशन सिर्फ एक अपवाद है। अपवाद जी, एक्सेप्शन। और इस अपवाद का इस्तेमाल भी सिर्फ ठोस कारणों, उचित प्रक्रिया का पालन करके और कई स्तरों पर निगरानी के बाद ही किया जा सकता है, ताकि जो प्रतिनिधित्व का संवैधानिक लक्ष्य है वो प्रभावित ना हो।